हाँ भाई, सभी को जय हिंद जय भारत। और आज आपको मैं ऐसी सक्सेस से मिला रहा हूँ। भाई के 11 एग्जाम क्लियर है, जिसमें दिल्ली पुलिस सीपीओ का एग्जाम क्लियर है, जिसका अभी 2023 वाला एग्जाम था वो क्लियर है। यूपी पुलिस में 240 नंबर है। 2023 वाले से जीडी में भाई के 148 नंबर है। मेडिकल फिजिकल क्लियर है। दिल्ली और यूपी एआरओ वाला एग्जाम क्लियर है। ऐसे 11 एग्जाम क्लियर। ऐसे जीडी के 3 एग्जाम हुए थे 2021, 22, 23 तीनों क्लियर भाई के। तो ऐसे भाई ने किस एग्जाम के लिए कर रखे हैं और वो मेरे स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख लेना। और भाई की पूरी जर्नी जानते हैं, भाई ने कौन सी गलतियां नहीं की थी, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जो भाई ने 11 एग्जाम के लिए किए। तो वीडियो आप पूरी देखना और बहुत कुछ जानेंगे भाई से। मैं भी बिल्कुल प्रभावित हो गया इनसे, फिर इनसे बात की तो भाई चला आज वीडियो शूट करते हैं। तो भाई आप अपने बारे में बताओ, नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो? भाई मेरा नाम रोहित धाकरे है और मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, यूपी से। अच्छा और मैंने 12th 2021 में करी थी। अच्छा और फिर मेरा स्टार्टिंग के 2-3 महीने निकल गए इधर कॉलेज वगैरह ढूंढने, डिप्लोमा वगैरह करने के लिए। फिर हमारा एक परम मित्र है, उसने हमें गाइड करा कंपटीशन के लिए, क्योंकि अगर उसने बोला कि 3 साल डिप्लोमा करेगा तो जॉब सिक्योर नहीं है, लेकिन अगर 3 साल कंपटीशन को देगा तो जॉब सिक्योर है हमें 100%। तो फिर मैंने उसी टाइम पर 2021 से स्टार्टिंग कर दी। 2021 में SSCGD के फॉर्म निकले थे जुलाई में, तो जुलाई में फॉर्म भर दिया। और उसी टाइम पे मतलब हल्ला चल रहा था कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। तो 2021 में फिर GD का दिया हमने सबसे पहला पेपर। तो GD में मेरे 70 नंबर बने थे, तो मेरा हो गया था, मेडिकल हो गया था, फिजिकल हो गया था, लेकिन बाद में फाइनल में आउट हो गया, तो थोड़ा निराश हो गया। फिर फाइनल कितने गई थी 2021 में जीडी? 2021 शायद 75 के आसपास गई थी जनरल की, 75-76 में 3-4 नंबर से रह गया था। फिर BSF RO का दिया मैंने। तो आपने पहले एग्जाम देते हैं SSGD की, तो SSGD पहले एग्जाम देती उसमें आपके 70 नंबर थे। और आपने तैयारी ऑफलाइन की थी या ऑनलाइन की थी? मैंने तैयारी स्टार्टिंग में तो ऑफलाइन ही करी थी, लगभग 2 साल मेरी ऑफलाइन में निकल गई, लेकिन मैंने फिर ऑनलाइन बैच लेना स्टार्ट करा 2023 में। तब से फिर ऑनलाइन पढ़ाई करी थी। तो 2 साल आपने ऑफलाइन किया था? जी सर। तो ऑफलाइन आप रेगुलर जाते थे ना? हाँ रेगुलर जाता था तो परमानेंट। वहाँ पे आपने कौन सा कोर्स लिया था? जैसे SSC का कोर्स खरीदा था या फिर वो कंबाइंड कोर्स था, मतलब उसमें सब कुछ पढ़ा था, GS फाउंडेशन बेस था? हाँ फाउंडेशन बेस, मैथ हिंदी सब कुछ, और मैथ मतलब GS सब कंबाइंड ही पढ़ाया जाता था। तो आपने पहला SSGD का दिया, उसमें 70 नंबर थे। उस SSGD के बाद कौन सा एग्जाम दिया? SSCGD के बाद मैंने BSF RO का दिया 2022 में। उसमें मेरा हो गया था मेडिकल भी क्लियर और फिजिकल भी क्लियर, लेकिन मैं फाइनल में आउट हो गया था। अच्छा, और जैसे आप तैयारी में लगे तो बच्चे कोचिंग जाते हैं ऑफलाइन, तो उनको मैथ समझ में नहीं आते, तो मैथ में आपके साथ क्या सा सीन था शुरुआत में? मैं मैथ में तो अब यही है कि 12th लेवल से और कंपटीशन के लेवल में बहुत अलग है। तो मतलब उसमें 12th का तो कोई मतलब ही नहीं है। स्टार्टिंग में मैथ मेरा भी 0 ही था, लेकिन मैंने धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करा। प्रीवियस पेपर लगाता था मैं SSCGD के 2019 का, उसमें मैथ 2019 के GD में बहुत मतलब लो लेवल का आता था, तो मैं उन्हीं को मैथ को लगाता था प्रैक्टिस करते टेक्स्ट बुक से। फिर उनको लगा लगा के मेरा मैथ हो गया, मतलब अच्छा खासा हो गया था। तो आपने पहले कोर्स तो कंप्लीट किया हो ना? जब हाँ कोर्स कंप्लीट करा था मैंने, 6 ऑफलाइन किया था? 6 मंथ में कंप्लीट कर लिया था मैंने तो शुरुआत में बच्चे समझ में नहीं आती है, तो ऐसा आपके साथ होता था या नहीं? हाँ मेरे साथ भी होता था प्रॉपर। फिर मैं थोड़ी हेल्प लेता था, मेरा एक दोस्त था उससे पूछता मैं, यहाँ तक कि उसके घर पे भी जाता था जो चीज़, क्योंकि मुझसे 1 साल पहले से पढ़ रहा था। तो मैं उसके घर पे भी जाया करता था, और उससे जो चीज़ नहीं आती थी उसको क्लियर कर लिया करता था। और प्रैक्टिस सेट लगाता था, उसमें जो क्वेश्चन नहीं आते थे उन्हें ज़्यादा ध्यान देता था, उन्हें कर लिया करता था। अच्छा, आपने पहले कंप्लीट मैथ पढ़ी, उसके बाद आपने प्रैक्टिस सेट लगाए, मॉक टेस्ट लगाए। मॉक टेस्ट आज तक आपने कितने लगा दिए होंगे? मॉक टेस्ट तो भाई अनलिमिटेड, लगभग मैं बता रहा हूँ अंदाजे से, कम से कम कोचिंग में कम से कम 200-250 मॉक टेस्ट लग चुके हैं मेरे। कोचिंग में लगे थे? और ऑनलाइन मैंने मॉक टेस्ट 3 बार सब्सक्रिप्शन ले लिया टेस्ट का, 1 साल का मैंने। हर बार कम से कम 200-300 मान लो, कम से कम 600 मॉक टेस्ट मैंने ऑनलाइन लगा लिया। RW से लगाए थे और टेक्स्ट बुक से भी लगा, क्योंकि RW का थोड़ा लेवल टेक्स्ट बुक से ऊपर है। हाँ, टेस्ट हुए 600 मॉक टेस्ट? हाँ 600 मॉक टेस्ट लगा ली मैंने, मतलब मिक्स करके। भाई बोल रहा है 600 मॉक टेस्ट, और RW पे मॉक टेस्ट लगाते थे। ऑफलाइन कोचिंग के थे, कोचिंग मॉक टेस्ट लगाते थे। इतनी मेहनत की थी भाई ने। और प्रैक्टिस सेट बच्चे यूट्यूब पे करते हैं, तो ऐसे प्रैक्टिस सेट करते थे? प्रैक्टिस सेट में करता था। मैंने नवीन सर का 2023 में लेना स्टार्ट कर दिया था, जो GS वाला था उसे मैं प्रॉपर पढ़ता था, वो लिखाते थे, तो मैं कंप्लीट कर लिया। जब तक उनकी नई वीडियो आती थी उससे पहले मैं उन्हें कंप्लीट कर लिया था अच्छे से। फिर मैं जब सैटरडे की और संडे की उनकी छुट्टी रहती तो मैं उसे अच्छे से रिवाइज कर लिया करता था। नवीन सर के जो प्रैक्टिस सेट आए थे GS वाले, हाँ। तो प्रैक्टिस सेट बच्चे मेरे को भी कमेंट करते हैं, भैया प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, करूँ या नहीं करूँ? भाई बहुत जरूरी है वो तो। हाँ बहुत जरूरी है, लेकिन वो उन प्रैक्टिस सेट को लगाने के लिए हिम्मत चाहिए, दम चाहिए। अब वो दम कैसे चाहिए बताता हूँ। वो दम ऐसे चाहिए, प्रैक्टिस सेट में बहुत कुछ पढ़ाते हैं वो, ठीक है, बहुत डाटा रहता है एक प्रैक्टिस सेट में। पूरी क्लास देखने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा की क्लास होती है, उनके 2 घंटे भी कर देते कई बार। कम से कम 1.5 घंटे की क्लास होती है, और उसमें कम से कम 2.5 घंटा मान लो रोक के, मतलब पॉज करके उन्हें देखते कम से 2.5-3 घंटा निकल जाता है एक क्लास को कंप्लीट करने में। और जब तक आप उनके नोट्स नहीं बनाते हो ना, अपने नोट्स नहीं बनाते हो, नोट्स बनाने के बाद उनको रिविजन भी करना पड़ेगा। तो आप कैसी तैयारी करते थे? मैं
पहले तो मैं हल्की हल्की कर लिया करता, जैसे सर करा रहे हैं तो लिखकर शाम को 3 बजे के समथिंग, और रात में रिवाइज कर लिया था 8-9 बजे समथिंग। हाँ। फिर जो मतलब जो वीकेंड आता था पूरा संडे को, उससे मैं पूरा वीक का जो होता था सबको रिवाइज कर लिया करता तो वो था। प्रैक्टिस सेट आने पहले ऑफलाइन कोचिंग की 2 साल, ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट हाँ, पे उसके थे। बाद प्रैक्टिस से आया था, तो मतलब याद करने में और चीजें समझने में इतनी दिक्कत नहीं आई थी, क्योंकि एक हाँ। बार चीजें सारी रिवाइज कर तो चुका था। आप ये बात मानते कि पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर होना जरूरी प्रैक्टिस है। सेट अगर कोई बच्चा बिगनर डायरेक्ट फ्रेशर बच्चा बिना सिलेबस करे प्रैक्टिस सेट करे तो सही है। उसके लिए थोड़ी तो दिक्कत होगी, क्योंकि एक बार तो चीजें समझना चाहिए कि कहाँ बाबर चल रहा है, कौन बाबर है, कौन अकबर है। हाँ डायरेक्ट वो तो डायरेक्ट लिखाएंगे कि बाबर का जन्म कब हुआ था। हाँ, तो अब डायरेक्ट इसके लिए ये भी तो जानना चाहिए कि बाबर कौन है। पहले आपको कंसेप्ट पर तैयार होने चाहिए, आपका जो बेसिक है ना, बेसिक क्लियर होना चाहिए, बेसिक आपका कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए। भाई ने जैसे बताया कि भाई ने 2 साल पहले ऑफलाइन कोचिंग की, भाई ने कंप्लीट सिलेबस किया 2 साल में, भाई का 6 महीने में आजकल कोर्स हो जाता है, 2 साल तक लगातार करता रहा भाई, क्योंकि भाई का बेसिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो आप बेसिक पे ध्यान दो। आजकल बच्चे क्या करते हैं, जल्दी करते हैं कि मेरे को 1 साल में जॉब चाहिए। भाई हलवा नहीं है दो वो 3 मैगी। साल निकल गए मेरे तो हाँ, यार। मैंने अब भाई वो के आगे 18 नवंबर को आगे दिल्ली पुलिस ज्वाइन करा है मैंने अभी। हाँ, अभी भाई का 125 भेज है भाई, अभी 18 नवंबर को आए थे यहाँ पे, तो आज इनसे मुलाकात हुई मेरी। तो अब भाई को कितने साल लगे भाई तैयारी में? 3 साल लग गए मुझे प्रॉपर। अब देख लो 3 साल लगे भाई को, और आपको चाहिए 6 महीने में नौकरी, ठीक है। वो भी पॉसिबल है, बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन भाई ने 3 साल में से तो है ना कि टाइम लगा इनको। 3 साल में भाई की 11 नौकरी निकली है, 11 जॉब निकाली भाई ने। तो बहुत कुछ सीखते हैं और कहीं ना कहीं पॉइंटों में रह जाते हैं। देखो किस्मत का भी कहीं ना कहीं रोल होता है, ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी, लेकिन आप हार्ड वर्क करो, मेहनत मेहनत करते। बहुत जरूरी है, किस्मत से आगे मेहनत से आगे किस्मत थोड़ा ना हो जाएगी। हाँ, तो ऐसे भाई ने ऑफलाइन कोचिंग की, ऑफलाइन जा रहे हो तो ऑफलाइन में आप अपना बेसिक वगैरह कम स्ट्रॉन्ग करो। कोई बैच ले रखा है, और एक कमेंट ये भी आता है मेरे पास, जैसे कि भैया मैंने RW का बैच ले रखा है, भैया मैंने केरविल का बैच ले रखा है मैंने। CISF में मेरे 99 थे, 100 में से फायरमैन वाले में। हाँ, और जो भाई का CISF फायरमैन का एग्जाम था उसमें 100 में से 99 नंबर। मेरे 92 रॉय स्कोर था, और 7 नंबर का मेरे को नॉमिनेशन होता। क्लियर बात है, अब तब बताओ, आके 99 अब होते किस मेरे। लेवल की तैयारी की थी भाई ने? 100 में से 99 हमेशा, लेकिन नंबर। मेरा मैथ तो इतना अच्छा हो गया था बेसिक के, हर में मेरे पूरे आउट ऑफ 100% आता था मेरा। जैसे तो मैथ रीडिंग पूरा 50 में से 85 आते, दिल्ली पुलिस में पूरे 40 में से 40 है मेरे। मैथ रीजनिंग इंपॉर्टेंट मानते हो आप? बिल्कुल। और क्या, क्योंकि हर चीज़ में मैथ रीडिंग होना जरूरी है। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करो ना, तो मैथ में आपको 40 में से 40 करने की सोचो। रीजनिंग में आप कर सकते हो। देखो रीजनिंग में मेरे खुद के भी, मेरा बिल्कुल हमेशा मैं CGL के CHSL के मॉक टेस्ट देता था, सेक्शनल रीजनिंग वगैरह के। तो उसमें क्या होता था, मेरे हमेशा बट अच्छे नंबर आते थे। और लास्ट टाइम में जैसे दिल्ली पुलिस का एग्जाम आया तो फुल मॉक टेस्ट देता था और अलग से सेक्शन नहीं देता था। तो उस वजह से मेरे रीजनिंग में 20 क्वेश्चन ही सही हुए, यानी 21 सही हुए थे और 4 गलत हो गए। इस वजह से मेरे रीजनिंग में नंबर कट गए। तो ये आपको लॉस हो सकता है हमेशा, और कॉन्फिडेंस नहीं होना है, और तरीके से तैयारी करनी है। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत हो, कंपटीशन में हो, सबकी सुनो। बस जब एक बार रिजल्ट आ जाता है ना फाइनल, तो लोग तुम्हारे घर पे माला पहनाने तक आएंगे। और बताओ, बिल्कुल, वहाँ में हर कोई दोस्ती करने आएगा। सब आ जाते हैं। आप बताओ, आपका जब सिलेक्शन हुआ था, तो सिलेक्शन के बाद जो आपका रिजल्ट आया दिल्ली पुलिस में फाइनल, तो क्या सीन था घर पे? बहुत ज़्यादा सीन था, मैंने बताया भी नहीं था। हालांकि पता नहीं किसी को पता चल गया, तो मेरा फेसबुक पे पोस्ट हो गया कि इस लड़के का हो गया है, बधाई हो। तो लोग घर पे मिलने आए, मैं फोटो सेंड करूँगा तो मैं माला पहनाएंगे मुझे। तो मतलब इतना मूवमेंट हो रहा कि पता नहीं क्या, ज़िंदगी में सबसे बड़ा यादगार पल था वो। बहुत अच्छा सीन कभी था। नहीं भूल पाऊंगा मुझे। मम्मी पापा का क्या आंखों में देखा क्या उस टाइम पे, क्या सीन था मम्मी पापा के बस चेहरे पे, क्या आंखों में स्माइल बसे थी? हुए हैं, बस वो तो उनका ही किया कुछ, सब कुछ है। शब्द नहीं है बताने के लिए ना। बिल्कुल, ये चीज़ें देखो आपके साथ भी होगी। जब आपका सिलेक्शन होगा उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें से गुजरना पड़ेगा। सिलेबस करोगे, कभी मैथ में प्रॉब्लम आएगी, कभी रीजनिंग में प्रॉब्लम आएगी, कभी GS में प्रॉब्लम आएगी। एक बार पेपर निकल जाता तो इंसान का कॉन्फिडेंस उससे बढ़ता ही जाता है। कोई फिजिकल हो या पेपर हो, एक बार जब इंसान क्लियर कर लेता है ना, तो बढ़ता ही जाता है। मेरे GD का 3 बार फिजिकल कंप्लीट है, CISF फायरमैन का कंप्लीट है, दिल्ली पुलिस फिजिकल कंप्लीट, मतलब जो दिया है कंप्लीट ही हुआ आज तक। तो आपने पहले कंप्लीट कोर्स कर लिया था, कंप्लीट कोर्स के बाद आप उन्हीं को रिवीजन करते रहे। रिवीजन कैसे करते थे आप? रिवीजन का तरीका बताओ। रिवीजन मेन चीज़ तो वही है, मॉक टेस्ट लगाता था सबसे ज़्यादा। तो मॉक टेस्ट एक मात्र एक चीज़ है कि हर चीज़ का रिवीजन करा देगा, मैथ रीजनिंग GS सब कुछ रिवाइज करा देगा। बिल्कुल, उसी से करता था मैं। एनालाइज कर लो मॉक टेस्ट देने के बाद। बिल्कुल, मॉक टेस्ट देने के बाद एनालाइज कर लो, उससे पूरा तुम्हारा कवर हो जाएगा सिलेबस। बिल्कुल देख लो। भाई ने फिर बोल रहा है, भाई मैं हर बार किसी का भी इंटरव्यू लाता हूँ तो भाई मॉक टेस्ट के लिए जरूर बोलते हैं। तो मॉक टेस्ट तो आप भाई ऐसे बोलते हैं कि भाई मॉक टेस्ट लगाते हैं तो डर लगता है, मॉक टेस्ट लगाने से। डर दूर कैसे होगा किसी चीज़ का? जब किसी को तो होगा तभी तो डर दूर होगा। अब ऐसे तो बिना लगाए तो बढ़िया है कि लगा ही लो, उससे बढ़िया। तो मॉक टेस्ट में डर लगेगा, डर, उस डर को मारना है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तो हाथ कांपेगे,
हाँ कांपेंगे। जब मैंने एक बात तो और है कि जब मैंने फर्स्ट उसे टाइम ऑनलाइन पेपर दिया था जीडी का, तो मेरे माउस नहीं चल रहा, मेरे इस तरीके से हाथ कांप रहे थे मेरे। हाँ, तो वो उस डर को खत्म करने के लिए आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट देना है। जब आप रोजाना एक फुल मॉक टेस्ट देते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप उस चीज़ों से ओवरकम हो जाओगे बिल्कुल। तो आपके लिए कुछ नहीं रहेगा फिर मॉक टेस्ट हो एग्जाम हॉल में, आप बिल्कुल शांति से मॉक टेस्ट एग्जाम पे बिल्कुल अच्छे से एग्जाम दोगे। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दे रखे अच्छे से तो फिर आप वहाँ पे एग्जाम हॉल में फिर गड़बड़ करके आओगे। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, मैं तो फिर बोल रहा हूँ। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है और रिवीजन बहुत जरूरी है, और एक प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट किसके? मैथ के प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है। मैथ के प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे। आपने यूट्यूब पे प्रैक्टिस कहाँ से किए थे? प्रैक्टिस सेट में RW से लगाए थे। RW कौन से सर से? अंकित भाटी के जो मॉक टेस्ट डालते थे ना, वो उन्होंने यूपी पुलिस के भी डालते थे, वो भी लगाए थे मैंने। हाँ और SSC GD के लिए डाले उन्होंने 20-20 क्वेश्चन के शॉर्ट जो आते थे हाँ। स्मॉल में, वो भी लगाए थे मैंने। एक चीज़ और बताओ आप, जैसे आजकल यूट्यूब पे स्पॉन्सरशिप करते हैं, मैं भी करता हूँ स्पॉन्सरशिप, मैं भी मानता हूँ, ठीक है। तो स्पॉन्सरशिप करते हैं कि आप ये बुक खरीदो वो बुक खरीदो, तो आप ऐसे स्पॉन्सरशिप दे के नई नई बुक खरीद देते क्या? नहीं, मैंने तो आज तक नहीं कभी खरीदी। मैं तो बस यही है कि 1-2 बुक मैंने येलो बुक ली थी अंकित भाटी सर की, हाँ और एक मैंने GS की किताब और ली थी, उससे कंप्लीट करा था। और मैथ मेरे पास RS अग्रवाल का, तो वही मैंने लगाया 2-3 बार। हाँ, मेहता ने RS अग्रवाल लगाई थी। हम्म। तो देखो आजकल इस आपकी ये चीज़ भटकाव बहुत होता है बच्चों की लाइफ में, ठीक है। मैं आपको अपना परिवार मानता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। स्पॉन्सरशिप मैं भी करता हूँ, ठीक है, मैं भी करता हूँ बुक्स वगैरह की। बुक्स से कोई बुरी नहीं होती है, लेकिन आप भटको मत, अपने सोर्स लिमिटेड रखो। जैसे भाई ने बताया मेरे पास 2 या 3 किताब में, उन्हीं को बार बार पढ़ता रहा। आपने एक बार डिसाइड कर लिया ना मेरे को। 4 किताब बढ़िया पढ़ने से बढ़िया है एक किताब को 4 बार पढ़ा जाए तो बहुत ज़्यादा सही रहता है। हाँ, एक बार अपना डिसाइड कर लो कि मेरे को कौन सी बुक पढ़नी है। एक बार डिसाइड कर लो कि मेरे को ये बुक पढ़नी है, इस बुक को बार बार पढ़ना है। एक बार सबसे पहले जब तैयारी में आते हैं तो ये डिसाइड कर लो कि मेरे को ये बुक ही पढ़नी है, इसको बार बार पढ़ना है। फिर नई नई बुक मत खरीदो। फिर आप क्या करते हो, बुक ले आते हो मार्केट से। मेरे और पास तो एक स्पीडी की थी जो रेलवे की आती है येलो वाली, हाँ उसी को मुझे ये नहीं पता मैंने कितनी बार पढ़ा है उसे। मुझे अब तक कंफर्म बता रहा हूँ, मुझे यही नहीं पता कितनी बार पढ़ा है मैंने उसे। अच्छा, स्पीडी जीके के लिए थी हाँ, क्या? जीके के लिए। हाँ, हाँ, जीके की स्पीडी की बहुत मेरे पास मैसेज भी आते हुए, स्पीडी के से स्पीडी की अच्छी बुक है। मैंने स्पीडी की बुक से करंट अफेयर पढ़ा था। करंट अफेयर कहाँ से किए थे आपने? करंट अफेयर मैंने कुमार गौरव से पढ़ी थी, उससे मतलब उससे भी मेरा बहुत फायदा है। वो करंट अफेयर तो कंप्लीट कराती है वो साथ में, और वो GK GS जो नॉर्मल आती है वो भी मतलब उससे पूरा कवर हो जाता है। हाँ, करंट अफेयर के लिए आप कुमार गौरव सर को फॉलो कर सकते हो। और करंट अफेयर ही नहीं पढ़ाते वो करंट अफेयर के साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाते हैं ना, स्टैटिक जीके का पोर्शन और सब्जेक्ट को कवर कर लेते। बाय वो GS पढ़ा देते साथ में स्टैटिक जीके, यानी बहुत सारे ज्योग्राफी पॉलिटिक्स सारे सब्जेक्ट को लपेट लेते हुए एक ही वीडियो में। हाँ, एक ही वीडियो में हाँ, बात तो है। तो उसमें जो वो पेन से लिखाते हैं ना, नोट कराते हैं, जैसे ललन टॉप हो गया, ठीक है, ऐसे वो उनके है वो लिखाते हैं। तो ललन टॉप आप जब क्लास लोगे तो आपको पता चल जाएगा, तो आप उनको नोट करना है, तो उनको रिविजन करना है। और भाई ने एक नवीन सर के प्रैक्टिस सेट बता दिए, तो प्रैक्टिस सेट का बता दिया, आप उनके प्रैक्टिस सेट तभी लगाओ जब हमें उनको नोट करने का दम हो, ठीक है, नोट करने का दम हो और उनका नोट करने का दम हो और बार बार रिवाइज करने का दम बार हो, बार तभी। वरना रिविजन लिखने करो। से कुछ नहीं हो रहा। लिखने से कुछ नहीं होगा, नोट करो, रिविजन करो, तब तो वो प्रैक्टिस सेट आपके लिए है। वरना आप अपना, और उस प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले आपका कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखो। मेरा CPO 2023 भी क्लियर था, लेकिन फिजिकल मेरा सेम डेट को था। दिल्ली पुलिस का DB था उसी दिन फिजिकल था, तो मैंने फिर फिजिकल स्किप कर दिया उसका। हाँ, अब भाई का CPO एग्जाम भी क्लियर है। तो देखो अब यार भाई ने बहुत मेहनत की है। और भाई जब पढ़ाई करते हैं ना तो मनोरंजन क्या क्या करते थे आप? जैसे मैं तो सब कुछ करा है अपनी लाइफ में। मनोरंजन, क्रिकेट का शौक है तो क्रिकेट भी खेली है, और बाकी रिलेशनशिप में भी रहा हूँ मैं स्टार्टिंग से ही। अच्छा, पर चीज़ें टाइम पे मैनेज करी है मैंने, ऐसी नहीं कि एक ही चीज़ के पीछे भागो। हाँ, टाइम रहते सब कुछ मैनेज करा है। सब पढ़ाई कुछ भी करी, मैनेज करो। पढ़ाई अपनी जगह, वो चीज़ अपनी जगह बस। हाँ, सब चीज़ को टाइम दो। देखो इंसान का खुश रहना जरूरी है। आप खुश रहोगे ना, आपका मेंटली अच्छा होना जरूरी है। मेंटली खुश रहोगे तो आप हर चीज़ टाइमली कर लोगे। आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है आप वो चीज़ करो, लेकिन उसका टाइम फिक्स रखो कि मेरे को इस चीज़ को इतना टाइम देना है, इस चीज़ को इतना टाइम देना है। ऐसा नहीं कि अब किसी पीछे भाग रहे हो तो उसको 2-2 घंटे दे रहे हो, मैसेज कर रहे हो, ऐसा नहीं होना ऐसा चाहिए। मत करो, अपना हाँ भी तो देखो लाइफ में क्या करना है। वो भी तुम्हें तब तक तुम्हारे साथ है जब तक तुम बेरोजगार नहीं हो। अगर रोजगार तुम्हारे पास होना चाहिए उस चीज़ के लिए भी। हाँ, तो ये अपना फ्यूचर देख के चलो कि आज से 2 साल बाद मेरे को मेरी लाइफ कैसी चाहिए, आज के 2 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी, मेरे को क्या क्या मिलने वाला है। और जो स्ट्रगल है ना, ये सबकी लाइफ में है, भाई की लाइफ में भी था, मेरी लाइफ में भी था। देखो जब हम तैयारी कर रहे होते हैं ना, किसी को नहीं पता कि मेरा क्या होगा। मैं तैयारी करा था, मेरे को नहीं पता था कि मेरा होगा नहीं होगा। आपके साथ आपको कॉन्फिडेंस था नहीं कि हो, ये डर मुझे सब। तो पूरा कॉन्फिडेंस था। मैं 1-2 बार फेल भी हुआ, तब भी मुझे पता था कि अब नहीं तो अब होगा, अब नहीं। मैं हाँ, बहुत बार फेल हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं है। मेरिट में कम से कम 3-4 फाइनल मेरिट में आउट हुआ हूँ मैं तो। ये कॉन्फिडेंस कब आता है? कॉन्फिडेंस आता है जब आपके एग्जाम लगातार क्लियर होते जाते हैं, जब आप मॉक टेस्ट देते हो और मॉक टेस्ट में आपकी परसेंटाइल अच्छी आ रही होती है,
तब आपको अंदर से आवाज आती है कि मेरा होगा, इस और बार मेरा होगा। तो दिल्ली पुलिस में भी हो गया था, लेकिन रिजल्ट विदल्ट हो गया, मतलब वही चीज़ है कि विदल्ट हो गया रिजल्ट मेरा। तो फिर बाद में हम लोग को बायोमेट्रिक के लिए बुलाया, तो फिर तब मेरा फाइनल रिजल्ट आया, तब मैं इतना लेट हो गया हूँ 5-6 महीने। बिल्कुल। तो देखो कॉन्फिडेंस तब आप पढ़ाई करते हो तो वो कई बार डिमोटिवेट हो जाते हो कि अब पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, मॉक टेस्ट लगाया करो। मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको पता चलेगा आप किस लेवल पे हो, आप किस लेवल पे तैयारी चल रही है। मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मॉक टेस्ट में आके अच्छी परसेंटाइल आ रही है, अच्छे नंबर आ रहे हैं। अगर 80-85 परसेंटाइल आने लग जाए तो ये समझना आप कंपटीशन में, और 90 परसेंटाइल आने लगे तो ये समझना कि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो सकता है, उम्मीद कर सकते हो। तो आप जिस दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट लगाते थे, दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट में कितने नंबर आते थे आपके एवरेज? मेरे जो मैं प्रीवियस लगाता था, प्रीवियस में थोड़ा हार्ड मैथ था, हार्ड मैथ रीडिंग मतलब बहुत लेवल का था। जो 2020 में हुआ था ना पेपर, बहुत लेवल का हुआ था, मुझे पता है। और उसमें मैं उसी में मैथ लगाता था। और मेरे जो मॉक टेस्ट में मेरे आते थे 70 के आसपास, और जो प्रीवियस में लगाता था उसमें मेरे कम आते थे थोड़े, 7 मतलब 62 65 ऐसे आते थे मेरे। लेकिन जो मॉक टेस्ट देता अब था, आप मेरे को ऐसे बताओ कि इनको ऐसी 3-4 बात बता दो जो इनके सिलेक्शन में जल्दी हो जाएगी, जो आपको लगता है कि जो 3 साल के एक्सपीरियंस में आपने क्या सीखा है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग मतलब ऐसा होता है कि 12th करने के बाद हवाबाजी में निकाल देते हैं सबसे पहले 5-6 महीने के, ये करेंगे वो करेंगे, 12th हो गई अब तो हमें टाइम वेस्ट मत करो, समय रहते ज्वाइन कर लो, कोचिंग कर ज्वाइन करनी कोचिंग कर लो, ऑनलाइन नहीं लेना ऑनलाइन ले लो, लेकिन पढ़ाई जारी रखो। और जितना हो सके जल्दी सिलेबस ख़त्म करके अपना 6-7 महीने में, उसके बाद अपना मॉक देना स्टार्ट कर दो अच्छे से, और फिर उसका एनालाइज करो सबसे बढ़िया। और 1-2 बार फेल हो उससे वो तो जरूर, फेलर तो होना जरूरी है बहुत मतलब। भाई ने बहुत अच्छी बात बताई है। अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपने टाइम को समझो, टाइम को सही जगह पे देना है, ठीक है। कोई कॉलेज ज्वाइन करता है, कॉलेज में अपने 3 साल बर्बाद कर देता है। तो भाई ने कॉलेज के साथ साथ अपनी पढ़ाई की है। कॉलेज मैंने भाई गवर्नमेंट कॉलेज से 12 वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, आगरा कॉलेज से करी थी, हाँ। भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। उसके साथ कॉलेज भी मैनेज करा, कंपटीशन भी अपना मैनेज रखा। सब कुछ मैनेज कर सकते हो जब अंदर से आवाज़ आएगी तो यही है। और कुछ बताना चाहते हो या वीडियो एंड करें? बस ठीक है, बस ठीक है, वीडियो अच्छी लगी होगी मेरे को उम्मीद है। और भाई की बातों को जरूर फॉलो करना है। भाई ने अपनी जेन्युइन बातें बताई है। भाई मेन चीज़ जो है कि आप फेल होने से मत डरो। अगर फेल हो भी जाओ तो निराश होकर मत बैठो कि अब नहीं होगा, अब मैं प्राइवेट जॉब कर लेता हूँ, जी कर लेता हूँ, वो हमारे मन में भी आई थी। हालांकि मैं 1-2 बार फेल हो गया तो मैंने प्राइवेट जॉब भी ज्वाइन कर ली थी। तो फिर सेल्फ डाउट आते हैं कि अब नहीं, मेरे से नहीं होगा। लेकिन फेल होने के बाद तो जारी रखेगा वही इंसान सक्सेस हो पाएगा। बिल्कुल, अपनी कमियों पे काम करते रहना है, कमियों पे काम देखो मेरी कमी कहाँ रही है, अब आगे से नहीं होगा जे मैं कहाँ पे वो हूँ। कमियों पे काम करोगे तो फिर सब कुछ सुधर जाएगा। यही है, वीडियो अच्छी लगी होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ऐसी स्टडी गाइडेंस वाली वीडियो देखनी है तो मेरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वो चेक लेना ऐसी। और एक टॉपर स्टॉक नाम से प्लेलिस्ट भी है, वो बना रखी है, आप वो चेक कर लेना, ठीक है। और वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं, बाय। जय हिंद भाई सभी। जय हिंद, जय भारत।